हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू स्टूडेंट्स। आपको इस चैनल पर ना केवल ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन फिजिक्स के टॉपिक्स की सबसे आसान एक्सप्लेनेशन देखने को मिलती है, बल्कि आपको साथ के साथ ये भी बताया जाता है कि आपको एग्जाम में क्या और कैसे लिख के आना है, ताकि आप सिर्फ एक वीडियो देख के ही अपने नोट्स बना सकें और एग्जाम्स में बहुत अच्छे मार्क्स ला सकें। इसी कैटेगरी में आगे बढ़ते हुए आज हम बात करेंगे स्टैटिस्टिकल फिजिक्स के एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है स्टीफन्स लॉ एंड इट्स डिडक्शन फ्रॉम प्लैंक्स रेडिएशन लॉ। देखिए स्टूडेंट्स, स्टीफन्स लॉ को दिया था ऑस्ट्रियन फिजिस्ट जोसेफ स्टीफन सर ने इन 1879 और उनके नाम पर इस लॉ का नाम जो है स्टीफन्स लॉ रखा गया है। स्टीफन्स लॉ जो है वो ब्लैक बॉडी रेडिएशंस के साथ एसोसिएटेड होता है। ब्लैक बॉडी एक ऐसी हाइपोथेटिकल बॉडी होती है जो अपने ऊपर इंसिडेंट होने वाले हर फ्रीक्वेंसी, हर वेवलेंथ की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर लेती है। तो स्टूडेंट्स, मान लीजिए ये ब्लैक बॉडी है और अगर हम इस ब्लैक बॉडी के ऊपर किसी भी फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस इंसिडेंट करवाते हैं तो वो उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को बहुत ज्यादा एब्जॉर्ब कर लेता है। अब स्टूडेंट्स, हम क्या करेंगे, इस ब्लैक बॉडी को हीट अप करना शुरू करेंगे। मान लीजिए हमने यहाँ पर एक बर्नर लगा दिया इसके नीचे और यहाँ से हम इसको हीट प्रोवाइड कर रहे हैं। ये हमारे पास है बर्नर और यहाँ पर हम इसको हीट प्रोवाइड कर रहे हैं और मान लीजिए इस ब्लैक बॉडी का टेम्परेचर है कैपिटल T और इसका हम एक यूनिट एरिया कंसिडर करते हैं। तो होगा क्या स्टूडेंट्स, जैसे ही हम इस ब्लैक बॉडी को हीट करना शुरू करेंगे तो ये हर फ्रीक्वेंसी एंड हर वेवलेंथ का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है अपने सरफेस से एमिट करना शुरू कर देगी, क्योंकि ब्लैक बॉडी एक अच्छा एब्जॉर्बर होने के साथ साथ एक अच्छा एमिटर भी है, क्योंकि ये हर फ्रीक्वेंसी, हर वेवलेंथ की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर सकती है। तो जब हम इसको हीट अप करते हैं तो ये हर फ्रीक्वेंसी, हर वेवलेंथ की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को एमिट भी करती है। मान लीजिए इस ब्लैक बॉडी का एब्सोल्यूट टेम्परेचर है T और हमने इसका एक यूनिट एरिया कंसिडर कर लिया है। तो इसके यूनिट एरिया में से पर सेकेंड जो अमाउंट ऑफ एनर्जी ऑफ रेडिएशंस एमिट होगा, जिसे हम E से डिनोट करेंगे, E है हमारे पास अमाउंट ऑफ एनर्जी ऑफ रेडिएशंस एमिटेड पर यूनिट एरिया पर सेकेंड फ्रॉम द सरफेस ऑफ ब्लैक बॉडी। ये इस एब्सोल्यूट टेम्परेचर के फोर्थ पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा और इसे ही हम बोलते हैं स्टीफन्स लॉ, क्योंकि यहाँ पर जो अमाउंट ऑफ एनर्जी ऑफ रेडिएशंस हैं जो यूनिट एरिया यूनिट सेकंड में एमिट हो रहा है फ्रॉम सरफेस ऑफ ब्लैक बॉडी, वो टेम्परेचर की फोर्थ पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसलिए इस लॉ को हम स्टीफन्स फोर्थ पावर लॉ के नाम से भी जानते हैं। जब हम प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएंगे तो यहाँ पर एक कांस्टेंट लगेगा और वो कांस्टेंट को हम डिनोट करेंगे सिग्मा से। सिग्मा को हम बोलते हैं स्टीफन्स कांस्टेंट और इसकी जो वैल्यू होती है, न्यूमेरिकल वैल्यू, वो होती है हमारे पास 5.67 इंटू 10⁻⁸। अब सिग्मा का ऐसा यूनिट क्या होगा, अगर हम यहाँ से सिग्मा का एक्सप्रेशन निकालें तो वो निकल के आएगा E/T⁴। अब E क्या था, E था हमारे पास अमाउंट ऑफ एनर्जी ऑफ रेडिएशंस एमिटेड पर यूनिट एरिया पर सेकेंड। एनर्जी का ऐसा यूनिट होता है जूल। पर यूनिट एरिया के लिए हम नीचे मीटर स्क्वायर लगा देंगे, पर सेकेंड के लिए हम नीचे यहाँ पर सेकेंड लगा देंगे डिनोमिनेटर में, और टेम्परेचर का ऐसा यूनिट होता है हमारे पास केल्विन पावर 4 है तो केल्विन की पावर 4 हो जाएगी। तो इसका जो सिग्मा का ऐसा यूनिट होगा वो आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, सिग्मा इज इक्वल टू जूल पर सेकेंड पर मीटर स्क्वायर केल्विन की पावर 4। तो जो स्टीफन्स कांस्टेंट का ऐसा यूनिट होगा आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, बट जूल पर सेकेंड जो है एनर्जी अपॉन टाइम जो है वो पावर को डिनोट करता है। जूल पर सेकेंड जो है उसे हम वॉट भी लिख सकते हैं। तो सिग्मा का जो ऐसा यूनिट होगा वो हमारे पास वॉट पर मीटर स्क्वायर केल्विन की पावर -4 हो जाएगा। तो आप स्टीफन्स कांस्टेंट का ऐसा यूनिट चाहे तो ये लिख सकते हैं, जो कि यहाँ पर स्टीफन्स लॉ की डेफिनेशन से हमारे पास आएगा, या फिर आप जूल पर सेकेंड की जगह वॉट लिखकर वॉट पर मीटर स्क्वायर केल्विन की पावर -4 भी लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये है हमारे पास है स्टीफन्स लॉ। आइए देखते हैं सबसे पहले स्टीफन्स लॉ की डेफिनेशन, फिर हम स्टीफन्स लॉ को
डिडक्ट करेंगे, डिराइव करेंगे फ्रॉम प्लैंक्स रेडिएशन लॉ आने वाले सेक्शंस के अंदर। तो स्टूडेंट सबसे पहले आप हेडिंग में लीजिए स्टीफन्स लॉ। दिस लॉ वाज गिवन बाय ऑस्ट्रियन फिजिसिस्ट जोसेफ स्टीफन इन 1879। इस लॉ को डेवलप किया था ऑस्ट्रियन फिजिसिस्ट जोसेफ स्टीफन सर ने इन 1879 और उन्हीं के नेम पर इस लॉ का नाम जो है वो स्टीफन्स लॉ रखा गया है। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द अमाउंट ऑफ एनर्जी ऑफ रेडिएशंस E emitted from a perfectly black body per unit area per second is directly proportional to the fourth power of its absolute temperature capital T। तो ये लॉ हमें क्या कहता है कि जब हम ब्लैक बॉडी को हीट अप करते हैं तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर टी पर इसके यूनिट एरिया में से पर सेकेंड जो अमाउंट ऑफ एनर्जी ऑफ रेडिएशन एमिट होगा इस ब्लैक बॉडी में से, इसे हम ई से डिनोट करेंगे, वो इस एब्सोल्यूट टेम्परेचर की फोर्थ पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। दैट इज ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी की पावर 4। और जब हम यहाँ पर प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा और वो कांस्टेंट होगा यहाँ पर सिग्मा। सो ई विल बी इक्वल टू सिग्मा टी की पावर 4, जहां पर सिग्मा है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी और इसे हम बोलते हैं स्टीफन्स कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होती है हमारे पास 5.67 इंटू 10 की पावर -8। और इसका जो ऐसा यूनिट होता है आप इस तरह से डिराइव कर सकते हैं जो कि निकल के आएगा वॉट पर मीटर स्क्वायर केल्विन की पावर -4, या फिर इसे आप जूल पर सेकेंड मीटर -2 केल्विन की पावर -4 भी लिख सकते हैं। दिस लॉ इज ऑल्सो कॉल्ड स्टीफन्स फोर्थ पावर लॉ, क्योंकि यहाँ पर जो अमाउंट ऑफ एनर्जी ऑफ रेडिएशन एमिट किया जा रहा है बाय अ परफेक्टली ब्लैक बॉडी वो पर यूनिट एरिया पर सेकेंड वो इसके एब्सोल्यूट टेम्परेचर की फोर्थ पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इस लॉ को दूसरा नाम हम दे सकते हैं स्टीफन्स फोर्थ पावर लॉ। तो स्टूडेंट्स अब हम इसी लॉ को डराइव करेंगे फ्रॉम प्लैंक्स रेडिएशन लॉ आने वाले सेक्शंस के अंदर। तो स्टूडेंट्स अब हम स्टीफन्स लॉ को डराइव करेंगे प्लैंक्स रेडिएशन लॉ की हेल्प से। तो आप हेडिंग बना लीजिए डिडक्शन ऑफ स्टीफन्स लॉ फ्रॉम प्लैंक्स रेडिएशन लॉ। देखिए स्टूडेंट्स, प्लैंक सर ने ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन करने के लिए प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी का सहारा लिया था। अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती हैं वो टाइनी पैकेट्स ऑफ एनर्जी से मिलाकर बनी होती है और एक टाइनी पैकेट ऑफ एनर्जी को हम बोलते हैं फोटोन और एक फोटोन की जो एनर्जी होती है वो होती है हमारे पास E इज इक्वल टू एच न्यू। तो जब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को फॉल करवाते हैं किसी ब्लैक बॉडी के ऊपर, क्योंकि वो ब्लैक बॉडी सभी फ्रीक्वेंसी सभी वेवलेंथ की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती है, तो यहाँ पर हम ये मान सकते हैं कि ब्लैक बॉडी जो है वो बहुत सारे फोटोन से मिला के बनी होती है। तो प्लैंक्स रेडिएशन लॉ के अकॉर्डिंग जो ब्लैक बॉडी है उसे हम एक फोटोन गैस की तरह ट्रीट कर सकते हैं और जो हमारे पास उन फोटोन्स की एनर्जी होगी पर यूनिट वॉल्यूम, जिसे हम एनर्जी डेंसिटी बोलते हैं, एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी रेंज में न्यू से लेके न्यू प्लस डी न्यू के बीच में वो एनर्जी डेंसिटी का एक्सप्रेशन जो है वो हम प्लैंक्स रेडिएशन लॉ की हेल्प से डिराइव कर सकते हैं। और उस एनर्जी डेंसिटी का जो एक्सप्रेशन होता है एनर्जी डेंसिटी इन द फ्रीक्वेंसी रेंज न्यू टू न्यू प्लस डी न्यू, जिसे हम डिनोट करते हैं ई न्यू डी न्यू से, उसका एक्सप्रेशन जो है वो कुछ इस तरह से होता है 8 पाई एच अपॉन सी क्यूब न्यू की पावर क्यूब ई की पावर एच न्यू बाई के टी -1 डी न्यू। इसको हम बोलते हैं प्लैंक्स रेडिएशन लॉ और इस एक्सप्रेशन की पूरी डेरिवेशन हमने इस वीडियो में की थी, जिसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो इस एक्सप्रेशन से शुरुआत करते हुए हमें स्टीफन्स लॉ तक पहुंचना है। तो आप क्या लिखेंगे? अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स रेडिएशन लॉ, according to Planck's radiation law, the energy density, which is the amount of energy per unit volume in the frequency range nu to nu plus d nu, is given by, जो ब्लैक बॉडी के अंदर जो एनर्जी डेंसिटी होती है मींस अमाउंट ऑफ एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम होता है इस फ्रीक्वेंसी रेंज में, वो कुछ इतना होता है जिसे हम प्लैंक्स रेडिएशन लॉ में डराइव करते हैं। क्योंकि ब्लैक बॉडी हर फ्रीक्वेंसी की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर सकती है, तो यहाँ पर ब्लैक बॉडी के अंदर हर फ्रीक्वेंसी का फोटोन आपको देखने को मिलेगा, स्टार्टिंग फ्रॉम 0 फ्रीक्वेंसी टू इनफाइनाइट फ्रीक्वेंसी। तो अगर आप टोटल एनर्जी डेंसिटी निकालना चाहते हैं, ये जो एनर्जी डेंसिटी है वो इस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी रेंज में है, बट
क्योंकि ब्लैक बॉडी के अंदर मिनिमम फ्रीक्वेंसी से लेके हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी तक का फोटोन जो है वो अवेलेबल होगा। तो अगर आप इस रेंज में एनर्जी डेंसिटी निकालना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा, सिंपली इस एक्सप्रेशन को इंटीग्रेट करना होगा बिटवीन लिमिट्स 0 टू इंफिनिटी। तो आप यहाँ पर लिखेंगे टोटल एनर्जी डेंसिटी, जिसको हम कैपिटल ई से डिनोट करेंगे, दैट विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई न्यू डी न्यू बिटवीन द लिमिट्स 0 टू इनफाइनाइट। ई न्यू डी न्यू की वैल्यू उठाकर यहाँ पर पुट कर दीजिए 8 पाई एच बाई सी क्यूब न्यू क्यूब बाई ई की पावर एच न्यू बाई के टी माइनस 1 डी न्यू। ये हमने ई न्यू डी न्यू की वैल्यू पुट कर दी। 8 पाई एच सी बाई सी क्यूब जो है वो कांस्टेंट है, इसे आप इंटीग्रेशन से बाहर ले लीजिए। तो ई विल बी इक्वल टू 8 पाई एच बाई सी क्यूब इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी न्यू क्यूब बाई ई की पावर एच न्यू बाई के टी माइनस 1 डी न्यू। इसे हम फर्स्ट इक्वेशन दे देते हैं। तो अब हमें इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो एच न्यू बाई के टी है इसे एक्स लेट कर लेंगे। तो आप लिखेंगे लेट एच न्यू बाई के टी इक्वल टू एक्स। तो यहाँ से न्यू की वैल्यू आ जाएगी आपके पास के टी अपॉन एच इंटू एक्स। तो यहाँ से अगर आप दोनों तरफ डिफरेंशिएट करते हैं तो डी न्यू विल बी इक्वल टू के टी बाई एच कॉन्स्टेंट है, तो यहाँ पर x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा dx। इस सबको मिला के हम दे देते हैं सेकेंड इक्वेशन। जब आप ये सब्स्टिट्यूशन करेंगे, जब आप न्यू को x की टर्म्स में एक्सप्रेस करेंगे, तो अगर आप लिमिट्स की बात करें तो जब हमारे पास न्यू इक्वल टू 0 होगा, अगर आप न्यू की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो आपको x भी 0 मिलेगा। अगर आप न्यू की वैल्यू इन्फिनिटी पुट करते हैं यहाँ पर तो आपको x भी इन्फिनिटी मिलेगा। मींस ये सब्स्टिट्यूशन करने पर लिमिट्स पर कोई भी अफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो लिमिट जो है वो एज इट इज 0 टू इनफाइनाइट ही रहेंगी। इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। तो आप लिखेंगे यूजिंग 2 in 1 we get e is equal to 8 pi h by c cube इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी। न्यू की वैल्यू है हमारे पास यहाँ पर kt इंटू एक्स बाई एच, के टी इंटू एक्स बाई एच, ऊपर पावर क्यूब है तो क्यूब लगा देंगे। और डी न्यू की वैल्यू है आपके पास के टी बाई एच इंटू डी एक्स, और यहाँ पर e की पावर में आ जाएगा। इसको आपने x पुट किया है तो इसकी जगह आप x लिख देंगे, e की पावर x माइनस 1। देखिए स्टूडेंट्स, के टी बाई एच की पावर 3 और यहाँ पर है के टी बाई एच की पावर 1, तो ये 3 पावर और ये 1 पावर ऐड होकर बन जाएगी के टी बाई एच की पावर 4, जो कि एक कांस्टेंट है। इसे आप इंटीग्रेशन से बाहर ले लेंगे। सो ई विल बी इक्वल टू 8 पाई एच बाई सी क्यूब के टी बाई एच की पावर 4 हो जाएगा, इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी, और अंदर आ जाएगा आपके पास x की पावर क्यूब बाई ई की पावर x माइनस 1 dx। ये हमारी थर्ड इक्वेशन होगी। तो स्टूडेंट्स, इसी को आगे कंटिन्यू करते हुए हम इस रिजल्ट तक पहुंचेंगे नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। तो स्टूडेंट्स, लास्ट सेक्शन में हम इक्वेशन नंबर 3 तक पहुंच चुके थे। आप इस इक्वेशन में क्या कर सकते हैं, इस 4 की पावर को इन सब के ऊपर लगा सकते हैं, 4 4 4, और यहाँ पर आप देखेंगे कि एक h से एक h जो है वो कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर h क्यूब रह जाएगा। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट, ये एक हमारे पास एक स्टैंडर्ड इंटीग्रल होता है जिसकी वैल्यू होती है हमारे पास पाई की पावर 4/15। तो इस स्टैंडर्ड इंटीग्रल की वैल्यू आप यहाँ पर यूज करेंगे। तो आप लिखेंगे यूजिंग द स्टैंडर्ड इंटीग्रल इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी एक्स क्यूब बाई ई की पावर x माइनस 1 dx इज इक्वल टू पाई की पावर 4/15 इन 3 वी गेट। तो अगर आप यहाँ पर इसकी वैल्यू पाई की पावर 4/15 पुट करते हैं तो आपको मिलेगा e इज इक्वल टू 8 पाई k की पावर 4 t की पावर 4 c क्यूब, और नीचे h क्यूब रह गया था, ये h कैंसिल हो चुका है, मल्टीप्लाई पाई की पावर 4/15। तो स्टूडेंट्स, सारी कांस्टेंट टर्म्स आप एक तरफ कर दीजिए। 8 पाई की पावर 5 हो जाएगा, यहाँ पर 1 है और यहाँ पर पाई की पावर 4 है, तो पाई की पावर 5 हो गया, k की पावर 4, 15 c क्यूब h क्यूब t की पावर 4 हो जाएगा। तो अगर आप इस कांस्टेंट को हटाते हैं तो इस कांस्टेंट को हटाकर आप प्रोपोर्शनैलिटी का साइन यूज कर सकते हैं। तो एनर्जी डेंसिटी जो है, टोटल एनर्जी डेंसिटी, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी टेम्परेचर की पावर 4 के, वेयर 8 पाई की पावर 5 k की पावर 4/15 c क्यूब h क्यूब जो है वो एक कांस्टेंट है। अब देखिए स्टूडेंट्स, ब्लैक बॉडी में जो टोटल एनर्जी डेंसिटी है इन द फ्रीक्वेंसी रेंज 0 टू इंफिनिटी वो कैपिटल E है, और अगर हम इसको T टेम्परेचर पर गर्म करते हैं तो इसके यूनिट एरिया में से जो अमाउंट ऑफ एनर्जी ऑफ रेडिएशन एमिट होगा इस यूनिट एरिया में से पर सेकेंड, वो जिसे हम E से डिनोट कर रहे हैं, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, इस टोटल एनर्जी डेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपिटल E, means amount of energy of radiations emitted from a perfectly black body per unit area per second is directly proportional to the
टोटल एनर्जी डेंसिटी, जितनी ज्यादा टोटल एनर्जी डेंसिटी होगी उतनी ज्यादा आपको यूनिट एरिया में से पर सेकेंड अमाउंट ऑफ एनर्जी ऑफ रेडिएशन जो है वो एमिट होता हुआ दिखाई देगा। तो आप ये कंसेप्ट यहाँ पर यूज करेंगे। वी नो दैट अमाउंट ऑफ एनर्जी ऑफ रेडिएशन ई एमिटेड फ्रॉम अ परफेक्टली ब्लैक बॉडी पर यूनिट एरिया पर सेकंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टोटल एनर्जी डेंसिटी, दैट इज ई इज प्रोपोर्शनल टू कैपिटल ई। तो यहाँ पर कैपिटल ई जो है वो टी की पावर 4 के प्रोपोर्शनल है और यहाँ पर स्मॉल ई जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ई के। तो अगर हम फोर्थ और फिफ्थ इक्वेशन को कंबाइन करें तो आपको क्या मिलेगा, फ्रॉम 4 and 5 वी हैव ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी की पावर 4 हो जाएगा, क्योंकि ई जो है वो यहाँ पर आप चाहे तो यहाँ पर भी लिख सकते हैं ई इज प्रोपोर्शनल टू ई है, बट ई जो है वो टी की पावर 4 के प्रोपोर्शनल है। सो स्मॉल ई विल बी प्रोपोर्शनल टू टी की पावर 4। और जब आप प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो कांस्टेंट क्या लगेगा, स्टीफन्स कांस्टेंट लगेगा सिग्मा, जिसकी वैल्यू जो है वो इतनी होगी 5.67 इंटू 10 की पावर -8 और इसका ऐसा यूनिट होगा वाट पर मीटर स्क्वायर केल्विन की पावर -4। और यही है हमारे पास स्टीफन्स लॉ ऑफ रेडिएशन और स्टीफन्स फोर्थ पावर लॉ, जिसे हमने प्लैंक्स रेडिएशन लॉ की हेल्प से जो है वो डराइव किया है। तो स्टूडेंट्स ये था आपका आज का टॉपिक। आई होप आपको आज का टॉपिक जो है वो अच्छे से क्लियर हुआ होगा। मिलेंगे किसी और इम्पोर्टेंट टॉपिक रिलेटेड टू स्टैटिस्टिकल फिजिक्स के साथ। टिल देन टेक केयर।